तो ये ड्राईपोर्ट की, तो ड्राईपोर्ट बन गई। एयरपोर्ट की बात हुई, एयरपोर्ट भी बन गई। एयरलाइंस की बात हुई, एयरलाइंस भी बन गई। दोस्तों ने बैठ के बातें की। लेकिन आईटी के बारे में मेरी आपके साथ बड़ी दफ़ा बात बहुत हुई दफा बात हुई। और प्रेसिडेंट साहब से भी मैंने एक बार बात की कि आईटी पे काम करना चाहिए। इन्होंने तो जो गाइडेंस इनसे आप ये बात होगी, ये सबके सर से गुजर जानी है। मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ से कोई दोस्त कल आपके पास फ़ोन करेगा, आपके पास आएगा, बैठेगा और आपको वो कोई अपनी इनपुट देगा। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो काम शुरू हो गया। लेकिन बहुत मुश्किल है इन दोस्तों में से कोई आके आपको गाइडेंस दे। आपने इनिशिएटिव लेना है। कराची में मैं था जब हमारा पिछला इलेक्शन था, तो मैंने आपको बताया भी, जवेद बलवानी से वहाँ पे मुलाकात हुई कराची चैम्बर का, वो भी करता धरता है। तो उसने जो बातें की वो तो सुन के ये था कि हमें जाते ही सियालकोट इस पे काम शुरू करना चाहिए। और वो भी साल डेढ़ साल गुजर गया। मैंने जुवेद बलवानी को ये भी कहा कि आपको सियालकोट इनवाइट करेंगे तो आपने आना है और हमें इस पे लेक्चर देना है और अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो देनी है। उसने कहा आप बुलाएंगे तो मैं आ भी जाऊँगा। आप जावेद बलवानी को बुलाएं। तो कल ही क्या कर चाहते हैं? इस पे ये बात हुई है ना, इस पे आप काम होना चाहिए ना। बिल्कुल सही। उसको बुलाएं, उसको बुलाएं यहाँ पे। प्रेसिडेंट साहब, आप अपने इस टेन्योर में इस पे थोड़ा सा भी काम शुरू कर देंगे ना, तो ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अगर चैम्बर में नहीं आता तो शायद बिजनेस में मैंने फार्मास्यूटिकल का या और कई ऐसे प्रोजेक्ट कर लिए। चैम्बर में ने मुझे वो कहते हैं ना, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। हाँ जी। इस फार्मास्यूटिकल बिजनेस का मुझे बहुत पहले का पता था कि इसमें इतना प्रॉफिट है। डॉक्टर साहब के साथ मैंने दो चार बार बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस पे आज से कोई 3-4 साल कबल, लेकिन हमारी हवा जो है ना, इमरान भाई ने, डॉक्टर इमरान ने हमारी हवा निकाली। उन्होंने ठीक गाइड किया। उन्होंने किया बहुत अच्छा। मेरा हाथ उठाते तो मैंने कहना था हाँ देखा जाएगा, शुरू करें। लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट। इसमें करना चाहिए कुछ ना कुछ। डॉक्टर साहब ये आप खुद बात करें ना प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब ने मुझे कई दफ़ा ये कहा है, देखें सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो इस वक्त दुनिया में और अगले 30-40-50 साल इसी के डेरिवेटिव निकलेंगे, ये फार्मास्यूटिकल भी शायद चेंज हो जाए, ये कॉस्मेटिक भी शायद चेंज हो जाए। जो चेंजेस आ रही हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आ रही हैं, ये रूल करना है या उसी की कोई छोटा मोटा हमारी इसमें कोई स्टार्ट हमें देना चाहिए। शेख साहब ने मुझे कई दफ़ा कहा है, आज मौका बना है तो मैंने कहा ये आपके साथ डिस्कस किया जाए। ख़ास तौर पे हमारे यंगर जो दोस्त हैं, ये कोशिश करें यहाँ पर कोई आईटी पार्क के लिए कोशिश करें, कोई जॉइंट बिजनेस सेंटर के लिए कोशिश करें, कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए, कोई इसके मतलब हमें गाइड करें। और ये गाइडेंस बड़ी जल्दी आनी चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत लेट है। इसमें चैम्बर क्या कर सकती है, चैम्बर गवर्नमेंट के लेवल पे क्या लॉबिंग कर सकती है। देखिए ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, इसका 0.001% हमारी जो है ना जी वो मुकद्दर चेंज कर सकता है इस इंडस्ट्री का, इस खित्ते का। तो कहीं से हम स्टार्ट लें, कैसे स्टार्ट लें, क्या कोई आईआईटी से हम कोई कोलैबोरेशन करें, कोई किसी और अमेरिकन या किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करें, ठीक है जी। किसी ना किसी लेवल पे हम कोई किस तरह अपनी यूथ को इस तरफ गाइड कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम जो है वो वो उनकी कोई सस्टेनेबिलिटी लंबी चौड़ी होगी। 50 साल पुरानी कंपनी है, हमारे इतिहास के 50 साल के सप्लायर हैं। 50 साल पहले भी हम फुटबॉल बनाते थे, आज भी फुटबॉल बना रहे हैं। ये शायद कोई बहुत फख्र की बात नहीं है। हम सब पीते थे, हम सबके कैटलॉग के ऊपर लिखा हुआ है
फाउंड इन 1938, ठीक है जी। साथ जंग की फोटो भी होती है कहीं की, वो भी उन्होंने फुटबॉल पकड़ा होता है। हम कदरे अपने आप को कहते हैं। तो ये जहाँ पर फख्र की बात है, जरूर फख्र की बात है क्या, माशाल्लाह। और वो कहते हैं कि उसमें जितने भी ब्रिटेन के जो जो उनकी इशराफी है, जो एलीट्स हैं, वो उस बैंक में उनका अकाउंट है। तो वो आम बंदों के लिए बैंक नहीं है। तो वो बताता है कि भाई जो हमारे जो आते हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो उनको ये नहीं होता कि हमें बैंक से क्या मिलेगा। वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनके एसेट्स कितने सिक्योर हैं इस बैंक में। उनको सिर्फ ये होता है कि भाई, और उनकी ये स्टडीज हैं कि 95% जो फैमिली एसेट होता है वो थर्ड जनरेशन में फिजल आउट हो जाता है। सिर्फ 5% ऐसे कंपनीज या ऐसे वो फैमिलीज हैं जिनकी थर्ड जनरेशन में, अगर आप भी अपने इर्द गिर्द देखें तो आपका ऐसा ही सूरत हाल है। पूरी बड़ी बड़ी फैमिलीज देखें, उनमें से चंद बंदे तो वो फैमिलीज में भी जो हमारे चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन एज ए फैमिली उनके वो सारे के सारे नहीं उसमें चल सके। तो ये एक हकीकत है, ठीक है, जहाँ पे ये इसमें फिर मैं समझता हूँ कि 50 साल वो कहना भी काबिल फ़ख्र बात है, लेकिन और ज़्यादा काबिल फ़ख्र हो कि हमने इसमें कोई वैल्यू एडिड चेंज और लेके आए। हम मुल्क से आगे हैं, हमारी जो वैल्यू एडिशन है तकरीबन 1500% से ज़्यादा है। पूरे मुल्क की वैल्यू एडिशन जो है और भी टेक्सटाइल की 700% 800% के करीब है। तो हमारी सियालकोट की वैल्यू एडिशन जो है वो अराउंड 2000% के करीब है, 1500 2000%। जो हमारी वैल्यू एडिशन, जो हमारा जो मैनिक्योर पेडिक्योर भी बना रहा है, सर्जिकल वाले इसको बड़ा कम समझते हैं, उसके भी लोहे के हिसाब से अगर वैल्यू एडिशन देखें तो वो भी 1300-1400% के करीब करीब है। फुटबॉल की अगर देखें, गारमेंट की देखें, सब की देखें, तो वैल्यू एडिशन लेदर की हमारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन है वो शायद मिलियन% है, वो बिलियन% है। और हमारे पास यूथ है, हमारे पास स्टार्टअप की एक लाइन लगी हुई है। हम ये मुल्क, अल्लाह माफ़ करे, सर्वाइव करना इसका मुश्किल है। हम जिसको हम अपना एसेट कह रहे हैं, हम कहते हैं 62% हमारी जो है यूथ है। तो वो मैं जूलियस सीजर की फिल्म देख रहा था, तो वो उसमें कहता है कि वो तुम्हारे पास फौज कम है तो ये भर्ती कर लो फौजी, ये फार्मर चार्मर को। उसने कहा आई विल हैव मोर मोर माउथ्स टू फीड। तो अगर हमने इसको 62% को चैनलाइज ना किया तो 10-15 साल के बाद वी विल हैव सो मेनी माउथ्स टू फीड कि इस शिप को सिंक करने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होगी जिसको हम अपना एसेट कह रहे हैं। अगर हम उसको चैनलाइज करेंगे, और अगर वो, और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो जो ये आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह 1.5-2 लाख से ज़्यादा है, और उनके बहन भाई जो उनसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको कहीं 70,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही। तो ये हमें इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस मामले में शेख साहब ने मुझे कहा, मुझे ये मौका मिला है, और शेख साहब ने क्या खुद ही बात कर लें। मैं इस मामले में आपसे जो है ना जी, वी सीक एडवाइस फ्रॉम यू, वी सीक सपोर्ट फ्रॉम यू, कि हमें गाइड करें कि ये व्हाट दिस चैम्बर शुड डू। जाएं अपने बच्चों से पूछें, जाएं अपने बहनों से, भाइयों से, छोटे जो है, जो लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज है। मेरे पास ख्वाजा खुरम साहब ने जो ये सिलसिला शुरू किया, वो शायद नसीर साहब आए थे, उनका हमने ट्यूशन का सिलसिला शुरू किया। मैंने उनको जो अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन है वो तो दी। मैंने कहा ये जीरो को जीरो के साथ अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो टीचर सुबह उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, 70,000 रुपये सरकार से तनख्वाह लेके, आप उनको 25,000 रुपये तनख्वाह देंगे शाम को, और वो शाम को भी नहीं पढ़ाएंगे। 70 से 80,000 रुपये एक आम टीचर की तनख्वाह है, और वो नहीं पढ़ा रहा। तो मैंने कहा पूछना है तो ये कोशिश करें कि ये 22-23, उन्होंने कहा हमारे में ये डॉक्टर, ये जो है ना जी, ये इसका चांसलर, इसका वीसी, इसका फलाना प्रोफेसर, इसका फलाना पीएचडी हमारे इसमें शामिल है ग्रुप में।
मैंने मैं आप में कितना कोई कोई है जो 30 साल से जिसकी कम उम्र हो? मैंने कहा कोई नहीं। मैं किसी की 25 साल से कम उम्र हो, किसी की 22 साल से कम उम्र हो। हम में से कितने हैं जो आज किसी बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने अपने बच्चों की, जिन्होंने ए लेवल किया, ओ लेवल किया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं एजुकेशन क्या है। मुझे आज मैंने एफआरसीएस किया था किसी दौर में, उस वक्त सर्जरी में हाईएस्ट डिग्री थी एफआरसीएस। मैं कभी जब पढ़ता था मैं सोच नहीं सकता कि मैं कर सकता हूँ, अल्लाह ने किया, हालात में, चीज़ों में कर गया। लेकिन आज सर्जरी में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो मुझे नहीं पता। चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी हैं, जो जिसने उसमें करनी है मैं उसकी काउंसलिंग कर ही नहीं सकता। तो जितने पीएचडीज हैं, जितने हैं, और जितने भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो 62% को कोई तरीका होगा कि वो एक प्रॉपर मीनिंगफुल एजुकेशन दे सकेंगे। अपने अपनी एफर्ट सारे कर रहे हैं, अपने नीति से कर रहे हैं, लेकिन जब तक आईटी इंडस्ट्री नहीं आएगी, में रोल नहीं होगा, जब तक हर बच्चे के पास टैबलेट नहीं होगी, जब तक हर बच्चा जो है वो किसी स्टैनफोर्ड की या किसी और की एकेडमी से नहीं पढ़ रहा, तो वो तब तक चेंज नहीं आएगी। मैं भी मिला हुआ हूँ उनसे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो वो मैं एक बार चांस गया था वो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, तो वहाँ मीटिंग थी, तो उसमें वो आए हुए थे दूसरे ग्रुप की तरफ से, वहाँ अपने वो जो फार्मेसी वाला। तो ये थोड़ा सा मेरा था कि कोई फंडिंग या कोई प्रोजेक्ट या जॉइंट प्रोजेक्ट कोई ऐसा बनाए जैसे हमने पहले भी किए हैं। तो स्काई इज द लिमिट इन दीज टू लाइन्स। तो ये अच्छा मुनाफा बख्श काम है। जो आगे बढ़ गए हुए हैं हमारे बिजनेसमैन, वो इसमें आ गए। ध्यान आ रहा था कि प्रेसिडेंट साहब ने ये जो इतना अक्सर, और फिर मुझे आके भी कान में बता रहे थे कि आपके लिए मैंने घर से बगैर मर्च के डिश तैयार की है। तो मैं दिल में सोच रहा था कि प्रेसिडेंट साहब आने वाले प्रेसिडेंट के लिए इतनी मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हैं। नहीं जी, प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो उनका दफ्तर प्रेसिडेंट बने हैं। मैं कोई 2-3 बार घर पे गया हूँ, तो प्रेसिडेंट साहब ने ये जानते हुए भी कि मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सब वहाँ पे बैठे हुए। मुझे एक और ध्यान भी आ रहा था, पिछले दिनों हम इनके जो है ना बेटे के हम जुल्फ हैं शाहजेब, ला, लाहौर में है वहाँ पे। तो मलिक साहब को मैंने नहीं अभी बताया, मलिक साहब पिछले दिनों कोई आज से कोई 3 वीक्स पहले, तो वो मीटिंग भी चले बता दूं इस सिलसिले में थी कि दोनों ग्रुप कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिल बैठे, और लाहौर चैम्बर में जो सिस्टम है कि एक टर्म वो ले लेते हैं, और एक टर्म जो है प्याफ लेती है, और एक टर्म फाउंडर, उस पैटर्न पे वो बात हो रही थी। तो हम यूबीजी की ऑफिस भी उनका मॉडल टाउन में है। तो वो जब मैं गेट पे पहुंचा हूँ तो मैंने कहा कि ये ऑफिस में नहीं, मुझे गलती शायद लगी है कि गेट भी जो था वो भी बड़ा खूबसूरत गेट, अमूमन फैक्ट्रियों के गेट तो ऐसे ही होते हैं ना, चल चलाओ। तो वो गेट भी बड़ा शानदार फैंसी, इतना ज़बरदस्त, और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मैंने कहा शाहजेब भाई, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी रोमन एम्पायर के ऑफिस में मैं आ गया। तो बड़ा बड़ा अजीम शान ऑफिस बना हुआ था। और उसके बाद घर पे गए तो घर उससे भी आगे, ज़ाहिर है जिनका ऑफिस है। तो फिर उनकी भी जो, तो मलिक साहब का जी वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रा मलिक साहब अब आप मलिक साहब जी, मलिक साहब की बड़ी ग्रुप में कंट्रीब्यूशन है, ये भी देख ले आप। मैं इसे भी थोड़ा डिस्क्लोज ही कर दूं कि मलिक साहब कितने अरसे से हम आप ग्रुप के साथ चल रहे हैं? सर हो गया 2001 से। 2001 से मलिक साहब 2 बार ये एग्जेक्टिव में पहले भी आए हैं। यही तासर था कि आइंदा मलिक साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट बनेंगे।
लेकिन एक एग्जेक्टिव में भी आके ये प्रेसिडेंट ना बन सके। दूसरी बार आए तो दूसरी बार तो हर कोई यकीन हो गया कि इस दफ़ा तो ये है, ज़ाहिर है कि कोई भी कंप्लीट कन्फर्म्ड होता है, तो दूसरी बार भी नहीं आए, तीसरी बार आए तो अल्लाह ताला ने करम नवाजी की तो प्रेसिडेंट बने। लेकिन जब पहला कदम ही इन्होंने ग्रुप के अंदर रखा था तो मलक साहब ने मुझे एक बहुत बड़ी डोनेशन भिजवाई, पता नहीं वो 3 लाख तक या 5 लाख तक जो भी। तो हमारा उस वक्त 2001 में तो सारा इलेक्शन ही इन्हीं पैसों में मुकम्मल हो जाता था। तो मैंने मलक साहब को वो पैसे बकाया, वो जितनी डोनेशन हमें चाहिए थी वो रखी और मलक साहब को मैंने वापस भेजी। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे ग्रुप का सिस्टम और मलक साहब की फराख दिली, मलक साहब ने हमेशा बड़ी ही फराख दिली से काम लिया है। तो बहरहाल मलक साहब, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। जहाँ तक आपकी परफॉर्मेंस का तल्लक है, मेरी दुआ है कि आगे भी आप इसी तरह परफॉर्म करें जो बाकी आपके। तो ये हमारे ग्रुप का सिस्टम और कि हमारे आने वाले प्रेसिडेंट जो है वो इसी तरह परफॉर्म करे। लेकिन ऐसे ही कि एक प्रेसिडेंट पहले ने उससे 2 कदम आगे ही गए हैं, 2 कदम आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो 10 मिनट तुसी लाओ। सोच के फैसला करें कि हमारे पास इतने वोट हैं। मैंने उसी वक्त जवाब दिया, मैंने कहा जी अगला साल जब इलेक्शन आएगा उस वक्त देखा जाएगा, डिसीजन हमने इस वक्त लेना है। डिसीजन हमारा जो है फाइनल एंड फर्म एंड देयर इज नो चांस ऑफ एनी अल्टरेशन। ये डिसीजन ये होगा। वो उठ के चले गए। मुझे दोस्तों ने वहाँ पे उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं। मैंने कहा इनके पास 25 वोट है और जिनको मैं साथ लेके चल रहा हूँ, इलेक्शन इन्होंने लड़ना है अगला भी। मेरी बात की समझ आ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो लिहाजा मुझे किसी इस बात का कोई फिक्र नहीं होता। तो उस लिहाजा अयूब खान वाइस प्रेसिडेंट बना और पहला वाइस हैट्रिक की थी, 3 बार वो बना। आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ज़बरदस्त है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे जारी और सारी रखेंगे। अंदर बैठे हुए थे तो बात हो रही थी कि इलेक्शन की इन चीज़ों की, तो मैंने कहा उस लिहाज से देखा जाए तो मैंने तो एक भरपूर इनिंग खेल दी है और ठीक ठाक अल्लाह ताला की करम नवाजी से खेली गई है। मुझे इस बात का कतई कोई बार नहीं, डर नहीं। कई बार मैंने मीटिंग्स बुलाई, मीटिंग बुला के ये भी कहा कि आप अपना नया जो है ना चेयरमैन ले आए। आप यहाँ साहब
मैंने कहा जो भी आएगा हम अपनी तमाम एक्सपीरियंस उसे देंगे। तो लिहाजा वो जो चीज़ है कि हमें चैम्बर से मुझे बड़े मतलब दिया गल्ला शुरू हुई तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा, रिलैक्स होऊंगा। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ सियालकोट चैम्बर से निकल के जहाँ जा पहुँचा हूँ वहाँ पे भी मुझे बड़ा टाइम देना पड़ रहा है। मैं कल ही जा रहा हूँ कराची फेडरेशन में, हमारे ग्रुप मीटिंग है और ये आप लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने हमें इतनी रेपुटेशन बनाई। उसी बेस पे हमारी वहाँ पे भी बेपनाह इज्जत है जी। तो वो मीटिंग भी अल्लाह ताला के फजल से ये आपके खादम के इर्द गिर्द घूम रही है तो लिहाजा मैं तो बड़ा रिलैक्स फील करूँगा जिस दिन मुझे यहाँ से फारिग किया जाए। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि चैम्बर अच्छे हाथों में रहनी चाहिए इंशाअल्लाह। चैम्बर अच्छे हाथों में रहनी चाहिए। जिस डेमोक्रेसी का मुजाहरा हमने किया है, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए जाए, बिल्कुल फेयर इलेक्शन, नीट एंड क्लीन। काश हमारे अरबाब इख्तियार मलिक साहब जो इस वक्त भी है, हर दौर में है, वो इन्हें देखें और इस पैटर्न को लेके चले तो हमारा मुल्क भी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब आगे आ जाओ। डॉक्टर साहब असी उठे आ जाइए। तमाम दोस्त जो है ना, जो डाइनिंग रूम है वहाँ पे आ जाए इफ्तारी के लिए। नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह डिनर होगा। कुछ लोग अफ्तारी लेके यहाँ भी तशरीफ ले आए क्योंकि डाइनिंग रूम में जरा जगह कम है।